नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एम क्लासेज में। आज हम बात कर रहे हैं प्राथमिक जो व्यवसाय है इनकी गतिविधियों की हम चर्चा कर रहे थे, जिनमें हमने लगभग 5 गतिविधियों का अध्ययन कर लिया था। अब जो हमारी नेक्स्ट जो गतिविधि है वो है लकड़ी काटना। ये प्राथमिक जो व्यवसाय है इनकी गतिविधियों में से एक है कि प्राथमिक व्यवसाय में क्या क्या गतिविधियां होती है, जिनमें लकड़ी काटना ये गतिविधियां है। जिन्होंने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले। नीचे लाल बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा के सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन करें, जिससे हमारा जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होगा आपको तुरंत उसकी सूचना प्राप्त हो जाएगी। तो हम बात करते हैं लकड़ी काटना। लकड़ी काटना ये मानव का प्रमुख प्राथमिक व्यवसाय है। यानी जो लकड़ी काटना है ये मानव का प्राथमिक व्यवसाय कार्य है। इसमें वनों से लकड़ी काटना यानी वन से लकड़ी काटना, उनसे उनके लट्ठे बनाना यानी उनको इकट्ठे करके उनके लट्ठे बनाना और आरा मशीन तक उनको पहुंचाना शामिल है। यानी लकड़ी काटने के अंदर लकड़ी काटना, उसके गट्टे बनाना और उसको आरा मशीन तक पहुंचाना, ये सभी इसके अंदर शामिल है। अब हम बात करें कि लकड़ी का जो उपयोग है वो किस काम में लिया था। तो लकड़ी का जो उपयोग है वो जलाने के लिए ईंधन में काम में लिया था और उद्योगों में कच्चे माल के रूप में उपयोगी है। यानी कह सकते हैं हम कि जो लकड़ी उपयोगी है हमारे लिए, किस प्रकार उपयोगी है, तो वो जलाने में ईंधन के रूप में उपयोगी है और उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराते हैं। तो ये इसका परिचय था। अब हम बात करें कि जो लकड़ी काटना है, लकड़ी काटना इसके जो स्तर है तो ये 2 स्तर पर कार्यरत है। यानी लकड़ी काटना 2 स्तर पर किया जाता है, एक प्राथमिक स्तर और दूसरा है व्यापारिक स्तर। तो प्राथमिक स्तर की हम बात करें कि प्राथमिक स्तर के अंदर जो लकड़ी काटी जाती है या वो लकड़ी कहाँ कहाँ पर प्राप्त होती है प्राथमिक स्तर पर, और कौन कौन से वृक्ष होते हैं इसके अंदर, लकड़ी कैसी होती है। तो हम बात करें प्राथमिक स्तर पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ये लकड़ी पाई जाती है। यानी प्राथमिक स्तर का जो व्यवसाय होता है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होता है। लकड़ी की जो प्रकृति है वो कठोर लकड़ी होती है। यानी लकड़ी कैसी होती है, कठोर होती है। इसके अंदर जो मुख्य वृक्ष है, प्रमुख वृक्ष है, वो है साल, सागौन, महोगनी और रोजवुड। ये इसके वृक्ष है प्रमुख। हम इसमें कह सकते हैं कि जो उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र है यहाँ पर क्या व्यवसाय नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ पर जो वृक्षों की प्रजातियां हैं वो अलग अलग प्रजाति के वृक्ष है। कहीं पर भी आपको एक ही प्रजाति के वृक्ष एक स्थान पर नहीं मिलेंगे, क्योंकि अलग अलग प्रजाति के होने के कारण ये उपयोगी नहीं है, इनका व्यापारिक उपयोग में नहीं ले सकते। इनका हम उपयोग लेते हैं इमारती लकड़ी बनाने में, इमारती कोई वस्तु बनाने में और फर्नीचर बनाने में इनको काम में लिया जाता है। तो ये थी प्राथमिक स्तर की। अब हम दूसरे स्तर पर बात करें कि व्यापार के उद्देश्य से जो ये लकड़ी काटी जाती है ये किन क्षेत्रों में किया जाता है। यानी ये व्यवसाय जो व्यापारिक स्तर पर किन क्षेत्रों में किया जाता है, लकड़ी की प्रकृति कैसी होती है, कौन कौन से वृक्ष वहां पर उपलब्ध है और वो वृक्ष किस काम में आते हैं। तो हम बात करें कि व्यापारिक स्तर पर जो लकड़ी काटी जाती है यानी ये जो व्यवसाय होता है वो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में किया जाता है। यहाँ की लकड़ी नरम और मुलायम होती है। यानी लकड़ी की प्रकृति ऐसी है यहाँ पर कि नरम और मुलायम लकड़ी होती है। इसमें एक ही प्रकार के वे वृक्षों की अधिकता होती है। यानी एक ही प्रकार के वृक्षों की, एक ही प्रकार के यहाँ पर एक ही प्रकार के वृक्षों की अधिकता होती है, जिससे ये व्यापार में उपयोग में लिया जा सकता है। क्योंकि एक ही प्रकार के वहां वृक्ष होने से वहां पर उनको काट के और बाजार तक पहुंचाया जाता है और उनकी जो
वस्तुएं हैं वो बनाई जाती है। यहाँ पर जो प्रमुख वृक्ष है वो है चीड़, देवदार, स्प्रूस, फर आदि यहाँ के प्रमुख वृक्ष हैं। इनके जो बाजार में उपयोग में ली जाती है, इनसे क्या क्या बनती है, तो क्योंकि ये नरम और मुलायम लकड़ी है तो इससे लुगदी बनाई जाती है, कागज व पैकिंग का सामान बनाने में इसको काम में लिया जाता है। इसका बहुत लंबा व्यापारिक स्तर है, व्यापार में बहुत ही महत्वपूर्ण है इनका। तो कौन कौन से देश है जहां पर इनको व्यापारिक रूप से काम मिले, तो कनाडा, नॉर्वे, फिनलैंड और यूएसए में इनका व्यापारिक स्तर पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इसके अंदर हम बात करेंगे कि विश्व के अंदर लकड़ी की मांग होने से जो दुष्परिणाम हमें देखने को मिल रहे हैं उनकी हम बात करते हैं। विश्व में लकड़ी की बढ़ती मांग के दुष्प्रभाव, यानी विश्व में दिन प्रतिदिन लकड़ी की मांग बढ़ती जा रही है और लकड़ी की मांग बढ़ने के कारण यहाँ पर अनेक प्रकार के दुष्प्रभाव देखने को मिल रहा है। इसमें हम बात करें कि वनों की जो अंधाधुंध कटाई चल रही है, मांग के कारण अंधाधुंध की कटाई चल रही है, इसके कारण वन क्षेत्र तेजी से घट रही है, यानी वनों के जो क्षेत्र है वहां पर वनों का विनाश हो रहा है, दिन प्रतिदिन वहां से वन काटे जा रहे हैं। दूसरी इसमें बात करें दुष्परिणाम में कि मिट्टी का अपरदन, यानी मिट्टी का अपरदन हो रहा है, क्योंकि वन अगर धरातल पर से काट देंगे तो पानी का बहाव बहुत तेज हो जाएगा और पानी का बहाव तेज होने के कारण मिट्टी की उर्वरता समाप्त हो जाती है और मिट्टी वहां से कट के चली जाती है। वहीं उपजाऊपन घट रहा है, यानी मिट्टी के जो ऊपर का स्तर होता है, ऊपर का भाग होता है, वह उपजाऊ होता है और वह पानी के साथ बह जाता है, तो इसका उपजाऊपन भी घट रहा है। अगला इसका दुष्प्रभाव है कि मृदा अपरदन के कारण नदियों में भयंकर बाढ़ें आ रही है, यानी पानी के वेग को क्या है कि वृक्ष कम कर देते हैं, लेकिन अगर वृक्षों को काट लेंगे तो पानी का वेग बहुत तेज हो जाएगा और मिट्टी का अपरदन होने के साथ साथ वहां पर बाढ़ भी आ जाती है। अगला दुष्प्रभाव है कि पर्यावरण असंतुलित होता जा रहा है। वनों के काटने से पर्यावरण में जो संतुलन है वो भी दिन प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा है। क्यों बिगड़ता जा रहा है, इसका कारण आप देख ही रहे हो कि जैसे कि वनों से हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है, अगर वनों को काट लेंगे तो ऑक्सीजन की मात्रा घट जाएगी, इससे पर्यावरण में असंतुलन बना रहेगा। तो ये बात थी इसमें लकड़ी काटने के जो दुष्प्रभाव है। प्राथमिक व्यवसाय में जो अगली और अंतिम गतिविधि है वो है खनन करना, यानी खनन है जो अपने इस चैप्टर का अंतिम बिंदु है। तो खनन का जो अर्थ की हम बात करें तो खनिजों को भूगर्भ से बाहर निकालना होता है, यानी जो खनिज होते हैं उनको भूगर्भ से यानी जमीन के अंदर से बाहर निकालना क्या कहलाता है, खनन। दूसरी हम बात करें कि जो खानों से खनिज निकाला जाता है उसको भी खनन कहा जाता है। अब जो खानों से खनिज निकाला जाता है वो प्रकृति में धातु जिस रूप में मिलता है, यानी प्रकृति हमें जिस रूप में धातु को देता है वो खनिज कहलाता है। खनिज की जो हमें अवस्थाएं मिली अनेक प्रकार की इसके अंदर की, अलग अलग युग में हमने जिस चीज की खोज की वो इसमें पाषाण युग में हमने पत्थर की, यानी पाषाण कहते हैं पत्थर, जिस टाइम पे हमें पत्थर का ज्ञान हुआ, पत्थर की खोज हुई वो पाषाण युग। तांबे का जब हमें ज्ञान हुआ, तांबा हमें जब मिला उसके बारे में हम जाने तो वो ताम्र युग था। कांस्य युग और वर्तमान में जो लोहा युग, यानी इसको वर्तमान में इस्पात भी कहते हैं, इसको इस्पात उद्योग भी कहते हैं। तो ये चार अवस्थाएं थी, पाषाण युग, ताम्र युग, कांस्य युग और लोहा युग, जिसे वर्तमान में इस्पात युग भी कहा जाता है।
अब खनिज को, इसके अंदर कुछ इसकी विशेषता इसमें है, खनिजों को किसी भी देश की सभ्यता व आर्थिक जीवन का मापदंड है। यानी खनिज एक ऐसी गतिविधि है जो किसी देश की सभ्यता, उसकी आर्थिक स्थिति का मापदंड है। यानी उसका जीवन स्तर कैसा है, आर्थिक जीवन स्तर उसका एक है मापदंड है, क्योंकि सभी औद्योगिक क्रियाएं खनिजों पर ही निर्भर पाई जाती है। यानी चाहे किसी भी प्रकार की औद्योगिक क्रिया हो, वो खनिज के बिना संभव नहीं हो सकती। एक तरह से हम कह सकते हैं कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था खनिज पर ही टिकी हुई है। विकसित देश अब खनन कार्य से पीछे हट रहे हैं क्योंकि श्रमिक लागत अधिक आती है। यानी जो विकसित देश थे, इन्होंने पहले जब लागत कम आती थी और खनिज ज्यादा उपलब्ध होता था, तब तो ये खनन कार्य करते थे। लेकिन आज वर्तमान में विकसित देश खनन कार्य से पीछे हटते जा रहे हैं क्योंकि इसके अंदर श्रम लागत अधिक आ रही है। और वहीं विकासशील की हम बात करें तो विकासशील खनन कार्य को महत्व दे रहे हैं क्योंकि श्रमिक आसानी से यहाँ पर मिल जाते हैं। विकासशील जो देश है वहाँ जनसंख्या अधिक है, वहाँ श्रमिकों की संख्या भी अधिक है, इसलिए वहाँ पर श्रमिक आसानी से मिल जाते हैं। अब हम इसमें बात करें कि खनिजों के जो कारक है, खनिजों को जो प्रभावित करने वाले कारक है, वो दो कारक हैं। एक है प्राकृतिक दशाएं और दूसरी है मानवीय दशाएं। यानी प्रकृति के द्वारा जो हमें प्रभावित करती है वो किस प्रकार करती है, यानी खनन कार्य को, जिसमें हम देखें कि खनिज भंडारों की स्थिति। खनिज भंडार है वो प्रकृति की देन है। अब प्रकृति ने कहाँ दिया वो इसकी स्थिति की इस पर डिपेंड करती है। खनिजों को कोटि यानी किस प्रकार के, वहां की मांग, प्रकार, संपन्नता व बाजार के समीप, ये क्या है, प्राकृतिक दशाएं हैं। दूसरी हम बात करें मानवीय दशाएं, यानी मानव के द्वारा जो मानवीय दशाएं उपलब्ध होती उसमें तो खनिज की मांग, यानी खनिज की मांग कितनी है, उसकी डिमांड कितनी है, यातायात की सुविधाएं, उस खनिज को लाने ले जाने के लिए, मार्केट तक पहुंचाने के लिए यातायात की सुविधाएं, पूंजी कितनी निवेश, यानी कि मनुष्य के पास पूंजी कितनी है उसमें निवेश करने के लिए, श्रम, तकनीकी विकास का स्तर और सरकारी नीतियां। तो ये इसके अंदर खनन को प्रभावित करने वाले दो कार्य यानी दो कारक हैं। एक है प्राकृतिक दशाएं और दूसरी है मानवीय दशाएं। अब हम बात करते हैं खनिजों की विशेषताओं के बारे में कि खनिजों की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो पृथ्वी पर वितरण जो खनिजों का है वो असमान पाया जाता है, यानी कहीं पर भी खनिजों का वितरण है वो समान नहीं है। इसकी अगली विशेषता है कि अधिकांश खनिज निश्चित व अनव्यकरण होते हैं। यानी अधिकांश खनिज क्या होते हैं, निश्चित खनिज होते हैं और अनव्यकरण होता है कि दोबारा उसका कोई नवीकरण न हो सके, यानी दोबारा वो खनिज उपलब्ध नहीं होता है। अगली विशेषता है अधिकांश खनिज भूगर्भ में छिपे होते हैं, जिससे सर्वेक्षण व उत्खनन के लिए, यानी इसका सर्वेक्षण यानी इसका सर्वे करना और उत्खनन उसको निकालने के लिए बड़ी मात्रा में पूंजी, श्रम और विकसित प्रविधियों की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि कुछ खनिज ऐसे हैं जो बहुत ही गहराई में छिपे होते हैं, उसके सर्वेक्षण करने के लिए, उसका उत्खनन करने के लिए बड़ी मात्रा में पूंजी, श्रम और तकनीकी की आवश्यकता पड़ती है। अगली विशेषता निरंतर खनिज कार्य करना खर्चीला है, कि बार बार यानी निरंतर जो खनन करे तो वो खर्चीला होता है। अगली विशेषता कोई भी देश खनिजों के उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं है, यानी पूरे विश्व में कोई भी ऐसा देश नहीं है जो खनिजों के मामले में आत्मनिर्भर है, यानी कि सभी प्रकार के खनिज किसी एक देश में उपलब्ध हो सके, तो ऐसा नहीं है। अगली विशेषता खनिजों का उत्खनन उपयोग बाजारता मांग पर आधारित होता है, यानी खनिजों का जो उत्खनन है, यानी उसका जो उत्खनन किया जाता है वो उनके उपयोग के आधार पर बाजारता मांग पर आधारित होता है। अब हम बात करते हैं खनिजों के वर्गीकरण की, कि खनिजों का वर्गीकरण, खनिज किस किस प्रकार के होते हैं, इनका वर्गीकरण है। खनिजों का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया है। एक है इसमें धात्विक खनिज, दूसरा अधात्विक खनिज और तीसरा है इसमें
ईंधन खनिज, यानी जिसमें धातु की मात्रा पाई जाती है वो धात्विक खनिज, जिसमें धातु की मात्रा नहीं पाई जाती है वो अधात्विक खनिज, और जो ईंधन में काम में लिया जाता है वो ईंधन खनिज। अब हम देखते हैं कि धात्विक खनिज दो प्रकार के होते हैं, एक होता है लौह खनिज, दूसरा होता है अलोह खनिज। यानी लौह खनिज का मतलब जिसमें लोह की मात्रा पाई जाती है, और अलोह खनिज जिसमें लोह की मात्रा नहीं पाई जाती। नाम से ही आपको पता चल रहा है कि लौह खनिज जिसमें लोह की मात्रा पाई जाती है वो लौह खनिज, और जिसमें लोह की मात्रा नहीं है वो अलोह खनिज। तो लौह खनिज में कौन कौन से खनिज आते हैं, जिसमें है लोहा, निकिल और मैग्नीज, ये लोहा खनिज के उदाहरण है। अलोहा खनिज की हम बात करें तो उसमें तांबा, सीसा, जस्ता और एल्यूमिनियम ये इसके उदाहरण हैं। फिर हम बात करते हैं अधात्विक खनिज की, कि जिसमें धातु की मात्रा नहीं पाई जाती है, वो है अधात्विक खनिज। तो ये तीन प्रकार से इसको बांटा गया है, एक होता है इमारती, दूसरा होता है रासायनिक, तीसरा होता है रत्न। इनको तीन प्रकार से बांटा गया। जो इमारती जो अधात्विक खनिज होते हैं उसमें आता है चूना पत्थर, जो इमारतों में काम में लिया जाता है, बलुआ पत्थर, संगमरमर और ग्रेनाइट, ये सभी इमारतों में काम में लिया जाता है, इसलिए इसको इमारती अधात्विक खनिज कहा जाता है। फिर हम बात करें रासायनिक, यानी जो रासायनिक होते हैं वो जिसमें नमक एक रासायनिक, अब्रक, जिप्सम, ये रासायनिक अधात्विक खनिज के उदाहरण है। फिर रत्न अधात्विक खनिज जिसके अंदर सोना, चांदी, प्लेटिनम, हीरा और पन्ना ये सभी आते हैं। इसके बाद हम बात करें तीसरे वर्गीकरण में ईंधन खनिज, जो ईंधन में काम में लिया जाता है वो है ईंधन खनिज, जिसमें कोयला, पेट्रोलियम, गैस आदि। तो ये था इसमें खनिजों का वर्गीकरण। अब हम बात करते हैं खनिजों का वितरण। खनिजों का वितरण, यानी जो खनिजों का वितरण है कहाँ कहाँ पर पाया जाता है। अब खनिजों का जो संबंध है वो चट्टानों से है। खनिज कहाँ प्राप्त होते हैं? चट्टानों में। तो हम बात करें चट्टानों की, तो चट्टानें तीन प्रकार की होती है, यानी जो चट्टानें हैं वो तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? तो एक पहली आग्नेय चट्टान, कायांतरित चट्टान और अवसादी चट्टान। आग्नेय चट्टान क्या होती है? आग्नेय चट्टान जो ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा निकलकर बनती है, उसके अंदर कोई जो चट्टान होती है इसमें किसी प्रकार का कोई रवा नहीं होता है। इसके जो उदाहरण है वो है सोना, यानी जो अवसादी आग्नेय चट्टान से जो निकलते हैं, सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, सीसा, मैग्नीज, अब्रक और गंधक, ये सभी आग्नेय चट्टान के द्वारा प्राप्त होते हैं। फिर हम बात करें कायांतरित चट्टान। कायांतरित चट्टान क्या होती है? कायांतरित चट्टान अपनी काया पलट के, यानी अपना इसमें आग्नेय चट्टान का रूप परिवर्तन हो जाता है, या आग्नेय चट्टान का कायांतरण रूप हो जाता है, यानी अपना रूप बदल, जिसमें ग्रेफाइट, हीरा और संगमरमर, ये इसका कायांतरित रूप होता है। अब हम बात करें इसमें अवसादी चट्टान की। तो अवसादी जो चट्टान है, नाम से ही आपको लग रहा है अवसाद, यानी अवसादों के द्वारा, यानी इसके अंदर जो जीव जंतुओं के दबने से, यानी पेड़ पौधों के दबने से कई वर्षों बाद ऐसी चट्टानें निकल के बाहर आती है, जिसके अंदर कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, रॉक फॉस्फेट, पोटास, नमक, ये आदि इसके अंदर निकाले जाते हैं। या हम कह सकते हैं जो कायांतरित चट्टान है ये अपर्धनीय अपक्षय के कारण है, जिससे अवसादी चट्टान का निर्माण होता है, उसके अंदर ये चीजें प्राप्त होती है। ये सभी जिसमें कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, रॉक फॉस्फेट, पोटास और नमक, ये सभी अवसादी चट्टानों के द्वारा निकाली जाती है। अब हम इसमें देखें कि विश्व के अंदर इसका जो वितरण है, कहाँ कहाँ पर खनिजों का उत्पादन कितना कितना होता है।
तो इसमें है कि यूएसए के अंदर यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में 34.10% उत्पादन होता है। रूस की हम बात करें तो रूस में 10.50% उत्पादन होता है। इंग्लैंड में 10.50, जर्मनी में 5.22 और भारत की हम बात करें तो 1.03% उत्पादन होता है। तो आज हमने खनिज यानी खनन के बारे में जो प्राथमिक व्यवसाय की अंतिम गतिविधि थी तो उसके बारे में हमने अध्ययन किया। उम्मीद करता हूं आपको क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।